नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी की भारी जीत हुई। कल ही राहुल गांधी ने जेन जी से सड़क पर आने की अपील की थी। आज दिल्ली के जेन जी ने कांग्रेस के छात्र संगठन के उम्मीदवारों को सड़क पर खड़ा कर दिया। राहुल ने कल अपील की थी कि देश के छात्र, युवा और जेन जी संविधान को बचाने के लिए आगे आएं। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जेन जी ने अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज्यादा छात्र हैं। ज्यादातर स्टूडेंट 20 से 25 साल की उम्र के हैं और इस जेन जी के वोटर्स ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। 4 में से 3 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार जीते। सिर्फ उपाध्यक्ष का पद एनएसयूआई को मिला। कल राहुल गांधी ने जेन जी को लेकर जो ट्वीट किया था उसके बाद कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे थे कि भारत के नौजवान यहां भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल करेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद स्टूडेंट्स ने कहा वो न खुद ऐसा करेंगे न किसी को करने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान जानते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि नेपाल में कुछ लोगों ने अपना देश जला दिया। सरकार पलटने के लिए अपनी विरासत और अपनी संपत्ति का भारी नुकसान किया। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भारत के नौजवान अपने देश को जला दें? क्या नरेंद्र मोदी को हटाने की मंशा इतनी प्रबल है कि राहुल देश में आग लगवाना चाहते हैं? ये सारे सवाल जेन जी ने आज पूछे। राहुल गांधी के रुख को लेकर एनडीए के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया? देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल क्यों कहा? कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के कमेंट का बचाव कैसे किया? ये सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आपको जेन जी की बात सुनाता हूं और यह बताता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज क्या हुआ, नौजवानों ने क्या कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में लहराते भगवा झंडे, भारत माता की जय के नारे राहुल गांधी को जरूर परेशान करेंगे। राहुल गांधी जेन जी से लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहे थे, सड़कों पर आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने राहुल को आज आईना दिखा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव नतीजे इसलिए बड़े हैं क्योंकि डीयू में देश भर के नौजवान पढ़ने आते हैं। 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से भारत के लगभग हर राज्य के नौजवान हैं। इसलिए डूसू के नतीजे पूरे देश के नौजवानों की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना फैसला सुना दिया। डूसू की 4 में से 3 पोस्ट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने कांग्रेस की जोसलीन चौधरी को करीब 16,000 वोटों से हराया। छात्र संघ के चुनाव में वोटों का यह अंतर बहुत बड़ा है। आर्यन मान को 28,841 वोट मिले। कांग्रेस के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष का चुनाव जीता और इसके अलावा सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, इन दोनों पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवार अच्छे खासे अंतर से जीते। स्टूडेंट्स यूनियन के नए सचिव कुणाल चौधरी को 23,779 वोट मिले, जबकि 21,825 वोट हासिल करके दीपिका झा जॉइंट सेक्रेटरी बनी। जैसे ही रिजल्ट आया तो एबीवीपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते निकले। यूनिवर्सिटी कैंपस में जश्न हुआ। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के चेहरे लटक गए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जेन जी कुछ करिश्मा करेगी, डीयू में लगातार हार रही कांग्रेस की स्टूडेंट विंग को मौका देगी, लेकिन नौजवानों पर न राहुल की अपील का असर हुआ न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई। क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने जेन जी के लिए ट्वीट किया था, इसलिए आज इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बज़वर्ड जेन जी ही था। चुनाव जीतने वाले एबीवीपी के तीनों कैंडिडेट्स ने कहा कि जेन जी ने राहुल गांधी समेत विपक्ष को अपना फैसला सुना दिया है कि वो क्या चाहते हैं। जेन जी किसके साथ है? जेन जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। आज हमने दिखा दिया कि जेन जीओ ने कितने ज़्यादा वोट करा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट्स को कितने बड़े मार्जिन से जिताया। और जेन जी एबीपी के साथ इसलिए क्योंकि उनकी नेशनलिज्म की सोच है, देशभक्ति की सोच है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का जेन जी लोकतंत्र को बचाएगा, संविधान को बचाएगा, वोट चोरी को बचाएगा। जी, अगर ऐसा कुछ होता तो आज के समय जेन जी किसी और को वोट कर रहे होते, पर आज जेन जीओ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मेरे को आर्यन मान को वोट करा, जब भी मैं 16,000 प्लस वोटों से विजयी रहा। मैं पूछना चाहती हूँ संगठन से जो वोट चोरी का हम पे सवाल उठाता है, अरे हम वोट चोरी करेंगे तो कुछ वोट चोरी कर सकते हैं, 16,000 के मार्जिन से थोड़ी वोट चोरी कर सकते हैं। दूसरा, सामने वीपी पे जो हमारा भाई जीता है वो 8,000 के मार्जिन से जीता है, तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी करी थी? हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट का दिल जरूर चुराया है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर मैं कहूंगी कि एनएसयूआई बौखलाकर ऐसी ही बातें शुरू कर देती है। क्योंकि चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, पार्टी के लाइन के हिसाब से बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों को बीजेपी की बात माना जा सकता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के आम स्टूडेंट की बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि देश के नौजवान का मूड क्या है। हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आम छात्रों से बात की। इन स्टूडेंट्स ने जो जवाब दिए उससे यह क्लियर हो गया कि हमारे नौजवान पीढ़ी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी घटना से अवेयर है, राजनेताओं के बयानों और कारनामों पर पूरी नजर रखती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि किसी भी देश के नौजवान अपने मुल्क का हाल वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे जैसा नेपाल का हुआ। कोई नेता भी इस तरह की अपील नहीं कर सकता जैसी राहुल गांधी ने की। अब डीयू के चुनाव नतीजों से राहुल गांधी को भी मैसेज मिलेगा। आज जन जी का आप बात कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी के, उससे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ 1.5 लाख वोटिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं, आप एक जीते हम 3 जीते। भाई साहब, जन जी किसके साथ है? जो विद्यार्थी परिषद के साथ है, जो भगवा के साथ है, जो ये देश के लिए जो सोचेगा ना उसके साथ जन जी है। आप ये पता कर लो माननीय राहुल गांधी जी। इसीलिए आप राहुल गांधी जी को ये पूछना है, अगर राहुल गांधी जी का जो अभी वीपी जीता ना तो वोट चोरी से जीता क्या? वीपी जो भी है जो इस चलता है, अगर राहुल गांधी कांग्रेस एनएसयूआई जीता तो लोकतंत्र जीत रहा, अगर कोई दूसरा जीता तो ईवीएम टैंपरिंग हुई, ईवीएम में छेड़छाड़ हुई। क्या 125 करोड़ 140 करोड़ के इस देश में 75% आबादी जेन जी की है। राहुल गांधी यू नहीं बोलते कि ये जो युवा है इनकी जो शिक्षा पे राहुल गांधी जी बात नहीं करते, नौकरी पे राहुल गांधी जी बात नहीं करते, अच्छे स्वास्थ्य पे राहुल गांधी जी बात नहीं करते, पर राहुल गांधी नेपाल के प्रोटेस्ट को जेन जी से जोड़ के देखना चाहते। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जिस राज्य में चुनाव हारती है वहाँ वोट चोरी या ईवीएम पे आरोप लगाती है, वैसे ही इनका जो छात्र संगठन है वो भी जो हार रहा है साफ तौर पे आप देख सकते हैं, तो ये वोट चोरी पे आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या कुछ भी बोलता रहता है। वो तो उसको कुछ नहीं है, नेतृत्वहीन है वो तो, नकारा, निकम्मे, नालायक, जो भी कहे कम रहेंगे। जेन जी का संदेश है भगवा। आज के जेन जी को पता चल चुका है कि हमारी विचारधारा, हमारा जो सनातन धर्म है वो किस तरफ है, जो हमारे भगवे की तरफ है, हमारे संगठन की तरफ से। तो आज के जेन जी को अच्छी तरह से पता है कि हमें किस विचार की तरफ जाना है जो हमारे लिए एक पॉजिटिव वाइब लेके आएगा। देश का युवा राष्ट्रवाद के साथ में है और राष्ट्रवाद के विचार को उन्होंने, और जो वामपंथी है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के जो है उनको नकारा है राष्ट्रवाद के साथ में। आप लोग बताएं कि युवा देश के किधर जा? युवा देश का है जो राष्ट्र हित के लिए जा रहा है, व्यक्ति निर्माण के लिए जा रहा है, नारी सत्ता यूनियन की ओर नहीं जा रहा है। जो कांग्रेस नेता है उनके वैसे ही लोग हैं जो नारियों को अपमान से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। युवा है वो भारत का युवा ऑलरेडी राहुल गांधी को जान चुका है। इनकी जो पार्टियां हैं एनएसयूआई, कांग्रेस, इसको अच्छी तरह से जानता है। और जो राहुल गांधी जनरेशन जेड के माध्यम से देश में जो माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये जो आसपास के कंट्री में जो माहौल है उसको देखकर खुद सत्ता में प्रवेश होना चाह रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होना है। कारण ये है कि जो जनरेशन जेड भारत की है वो बहुत परिपक्व है और वो जो भारत का युवा है वो पूरा मोदी जी के साथ है। ये जो सपने देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वो सपने देखना बंद करें, ऐसे सपने कभी सच नहीं होनी। राहुल गांधी द्वारा जो कहा गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष हमारे सामने है। इन जेनजीओ ने ही भगवा लहराया है और आगे भी लहराएंगे। भले ही इनके जो लाल जो किताब लेके ऐसे हाथ में लहराते रहते हैं, पिछले बार भी पछाड़ खाए थे, इस बार भी पछाड़ खाए हैं और देश का जेनजी देश को आगे बढ़ाएगा और हर घर भगवा लहराएगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तो अपना फैसला सुना दिया कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन एनएसयूआई के स्टूडेंट लीडर राहुल गांधी की लाइन पर चल रहे हैं। प्रेसिडेंट पोस्ट पर हारने वाली कांग्रेस की कैंडिडेट जोसलीन चौधरी ने तो रिजल्ट आने से पहले ही वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। जोसलीन चौधरी ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी की गई, वोट चोरी करके, ईवीएम में हेराफेरी करके उन्हें हराया गया। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने, किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है, मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े कि जैसे ही मैं कॉलेज से वापस बाहर आई तो वहाँ वापस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी गई ताकि जो स्टूडेंट्स आए जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो वो उस ईवीएम मशीन पे आर्यन मान को वोट कर दे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे टीचर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने वापस इस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस जीत जाती तो राहुल गांधी रातों रात डिक्लेयर कर देते कि देश के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे लोकसभा चुनाव में 99 सीटें आने को उन्होंने अपनी जीत और मोदी की हार डिक्लेयर कर दिया था। नए माहौल में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर राहुल गांधी भी कहें कि डूसू इलेक्शन में एबीवीपी ने वोट चोरी की है। मोटी बात यह है कि मोदी को हराने के लिए डेस्परेट होकर राहुल गांधी कभी शी जिनपिंग की तरफ देखते हैं तो कभी ट्रंप से आस लगाते हैं, कभी बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो कभी नेपाल में लगी आग में हाथ सेकते हैं। लेकिन डूसू का चुनाव इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश के नौजवान चुनावी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम पर भरोसा करते हैं और यह विश्वास पूरे देश का विश्वास है। हमारे यहां सरकारें बनाना और बिगाड़ना सिर्फ चुनाव के माध्यम से हो सकता है। इन बातों के लिए न कोई सड़क पर उतरेगा न किसी को उतरने देगा। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम कल से जेनजी शब्द ट्रेंड कराने की कोशिश में लगा है। इसलिए बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने राहुल पर अटैक किया। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल का यह बयान उनकी अर्बन नक्सल वाली मानसिकता का सबूत है। फडणवीस ने कहा कि राहुल का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो अर्बन नक्सलों की तरह सरकार का तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ये कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेनजी जो है ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेनजी जो है ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेनजी है, ये परिवर्तन करने वाली जेनजी है। ये जेनजी ऐसी है कि जिसको टेक्नोलॉजी पता है और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन से भारत को दुनिया का सिरमौर हम कैसा बना सकते हैं ये जानने वाली जेनजी ये है। इसलिए राहुल गांधी न जेनजी को जानते हैं, न इस देश के युवाओं को जानते हैं, न इस देश के बूढ़ों को जानते हैं, न इस देश के किसी व्यक्ति को जानते हैं, किसी के लफ्ज उन्हें पता नहीं। इसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा, लगता है कि राहुल समझ ही नहीं पाए नेपाल में तख्ता पलट करने वाले जेनजी परिवारवाद और करप्शन से नाराज थे। अगर भारत में जेनजी इन मुद्दों पर सड़कों पर आए तो देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। भारत में जेनजी ये काम कर चुका है। अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था वो जेनजी का प्रोडक्ट था। निर्भया कांड हो गया, वो जेनजी का प्रोडक्ट था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़िया काम किया कि उसने आग में जो है वो घी डालने का काम नहीं किया। नहीं
तो जिस तरह निर्भया कांड में 1 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के सड़कों पर आ गए थे 2013 दिसंबर 14 जनवरी की यदि बात करें आप, जिसके कारण कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ा, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कूद जाती तो ये लोग कोई बच पाते? गांधी परिवार के खिलाफ ही तो माहौल था ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ ही माहौल था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो गए थे, उन्होंने तय किया, उनका यह फैसला था कि अपने को जो है भड़काऊ बात नहीं करना है, इस संविधान के अंतर्गत काम करना है, क्योंकि यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर का है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। और इसी गृह युद्ध के आधार पर नेहरू जी ने, उनके दादाजी ने इस देश का बंटवारा किया। उसी गृह युद्ध को करा के जेएनजी जैसे मुद्दे को उठाकर ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जेएनजी के आंदोलन के साथ रहेगी। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि पूरी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली को सपोर्ट करते हुए जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, यदि वो इस देश से भागती हुई इन्हें नजर आएंगी, फिर आप मुझे कहिएगा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने राहुल का बचाव किया। प्रमोद तिवारी ने कहा, अगर बीजेपी के नेता राहुल का मैसेज समझ जाते तो उन्हें सलाम करते, क्योंकि राहुल गांधी ने तो युवाओं से राजनीति में आकर संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की अपील की है। इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी ने क्या कहा है? देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेएनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, यही तो कहा है ना। तो वो तो कह रहे हैं कि देश के संविधान पे जो खतरा आएगा, लोकतंत्र पे जो खतरा आएगा, वोट चोरी से आएगा। वोट चोरी अगर होगी तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। तो यही जेएनजी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। आई सल्यूट राहुल गांधी और भाजपा वालों, शर्म खाओ, राहुल गांधी का धन्यवाद दो। प्रमोद तिवारी अच्छी तरह जानते हैं कि न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी के ट्वीट का मतलब क्या है, राहुल गांधी के ट्वीट का मकसद क्या है। राहुल ने जेएनजी से राजनीति में आने की अपील नहीं की, सड़क पर आने की अपील की। नेपाल में जो हुआ उसके बाद राहुल गांधी के ट्वीट का क्या मतलब है, ये सब अच्छी तरह समझते हैं। अगर कांग्रेस के नेता डूसू के रिजल्ट के बाद युवाओं का संदेश राहुल को समझा दें तो बड़ा अच्छा होगा। अब जेएनजी का एक और रूप आपको दिखाता हूं। हमारे देश की नई पीढ़ी टेक्नो सेवी है, नए गैजेट्स की दीवानी है। आज इसका सबूत मिला जब एप्पल का लेटेस्ट फोन खरीदने के लिए मुंबई, दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में रात 12 बजे से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइन लग गई। कोई अहमदाबाद से मुंबई सिर्फ आईफोन 17 खरीदने आया, कोई दिल्ली से मुंबई सिर्फ इसलिए गया क्योंकि दिल्ली में एप्पल स्टोर के बाहर लाइन ज्यादा लंबी थी। असल में आज एप्पल ने आईफोन 17 को मार्केट में उतारा। फोन की प्री बुकिंग फुल हो चुकी है। जिन लोगों ने फोन बुक कर लिया था उन्हें कंपनी ने बता दिया कितने बजे स्टोर पहुंचना है, कितने मिनट में फोन मिल जाएगा। लेकिन फोन की बुकिंग के लिए विंडो खुलने के कुछ ही मिनटों के बाद बंद हो गई, सारे फोन बुक हो गए। इसलिए जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर बुक नहीं करा पाए वो पैसा लेकर सीधे एप्पल स्टोर के बाहर रात में ही पहुंच गए। कई शहरों में रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई, जबरदस्त भीड़ थी। स्टोर सुबह 8 बजे खुलना था, लेकिन भीड़ के प्रेशर को देखते हुए 2 घंटे पहले ही स्टोर खोल दिए गए। इसके बाद भी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई जगह तो मारपीट की नौबत आ गई और पुलिस को एक्ट करना पड़ा। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्टोर के बाहर लाइन तोड़ने के विवाद में मारपीट हुई और इसके बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन आईफोन के खरीदारों के जोश में कोई कमी नहीं आई। लोगों ने कहा उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईफोन की कीमत कितनी है, लेकिन उन्हें सबसे पहले आईफोन खरीदना है, ये जरूरी है। I'm super excited. I've been here from I think 2:30. It was a crazy line, but the folks at Jio and Apple have managed it really well. Of course, it's always an excitement for the Apple launch. Which so, yeah. product are you going? The 17 Pro Cosmic Orange. How much it is cost?
Cost 1.4 around. As an Apple fan, it's not always about the next upgrade. It's about this environment and stuff. Like as kids, we've always seen the US markets have this craze and like just seen it on TV. Now we're able to live it in India. It's a great experience altogether. बहुत उत्साहित है हम, और हम गुजरात से आए हैं अभी ट्रैवलिंग करके 17 के लिए, एप्पल प्रो 17 के लिए, और वो एप्पल प्रो 17 प्रो। वो फीचर्स के लिए आई एम एप्पल लवर। पिछले साल भी यहीं से लिया था, इस साल सेकंड नंबर है मेरा। पिछले साल लेट था, इस साल सेकंड नंबर है, तो वेरी एक्साइटेड आई एम। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बाहर जिलों की भीड़ इकट्ठा थी, उसमें मुंबई के जोगेश्वरी के रहने वाले अमान मेमन भी थे, जो कल आधी रात से ही एप्पल स्टोर के बाहर खड़े थे। अमान ने कहा कि वो पिछले 6 महीने से इस फोन का इंतजार कर रहे थे और किसी भी कीमत पर आज एप्पल का ये फोन खरीदना चाहते थे, इसलिए आधी रात को ही पहुंच गए। मैं यहाँ पे 3 बजे रात में से खड़ा था गेट के पास। 3 बजे से लेके आज अभी सुबह के 10 बज रहे, अभी तक का मैं एज इट इज़ खड़ा का खड़ा ही हूँ। पिकअप लेने के बाद भी, डिलीवरी लेने के बाद भी 1 मिनट भी मैं बैठा नहीं हूँ, उतना एक्साइटेड था मैं। 1 TB लिया आपने या फिर 512 GB है? अच्छा, तो महंगा भी काफ़ी है, इसके लिए व्यवस्था कैसे की आपने पैसे की? एक्चुअली मैं फैमिली बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स और हम लोग सब एक ही बिजनेस में, तो ऐसा मुझे इतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ा इसे परचेस करने के लिए। मैं हैप्पी हूँ इसलिए कि मैंने ये परचेस कर लिया। और जैसे कि इस साल एप्पल ने कुछ यूनिक लॉन्च किया है, इसका डिज़ाइन A19 Pro बायोनिक चिप और गेमिंग प्रोसेसर काफ़ी फास्ट दिया है इस बार, और इसका कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि हम पब्लिक प्लेसेस पे अगर यूज़ करेंगे इसे कॉलिंग वगैरह में या किसी के सामने रखेंगे एज इन अ मीटिंग, तो काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है ये। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था ये साल एप्पल से, क्योंकि पिछले 3 सालों में एप्पल ने एक ही मॉडल बार बार कंटिन्यू एक ही डिज़ाइन में लॉन्च किया है। इस बार कुछ डिफरेंट निकाला एप्पल ने, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद एप्पल। मुंबई का BKC हो या फिर दिल्ली का साकेत मॉल, हर जगह सुबह से ही हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति यही चाहता था कि पहले ही दिन iPhone 17 उसके हाथ में हो। हालांकि दिल्ली के साकेत मॉल में मुंबई जैसे हालात नहीं थे, यहाँ धक्का मुक्की ज़्यादा नहीं हुई, लोग शांति से लाइन में खड़े हुए थे और जैसे स्टोर खुला बिक्री शुरू हो गई। एप्पल ने इसी महीने 9 सितंबर को iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air लॉन्च किया था। 12 सितंबर से इसकी प्री बुकिंग शुरू की गई थी और आज इसकी सेल शुरू हुई। iPhone 17 के अलग अलग मॉडल्स की कीमत 82,900 रुपए से शुरू होकर 2,30,000 रुपए तक है। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था और अभी मुझे जाके मिला है। एक 1 टेराबाइट लिया हूँ और एक 256 GB मिला मुझे। हाँ, 2 दिन से लाइन में लगा हूँ मैं, कल जाके नंबर मिला है तो अभी मेरा टोकन नंबर है 16। आधे घंटे में आईफोन हाथ में आ जाएगा मेरे। इस तरह का नया फीचर अभी वो तो लेने के बाद ही पता चलेगा क्या फीचर्स अपडेट किया उन्होंने। कलर न्यू है, यूनिक कलर है। मेरा प्री बुकिंग था, मैं सुबह 6:30 बजे आया था, तो स्मूथ था। टाइमिंग के हिसाब से लोग ने विदिन 5 मिनट्स दे आर डूइंग माई बिलिंग। सर हम लोग एक्चुअली यहाँ 4 बजे से यहाँ पे खड़े हुए, 3-4 बजे से हम लोग बहुत लंबी लाइन लगाए खड़े हुए। iPhone 17 Pro Max लेना ही है। अच्छा, लेके जाएंगे आप? क्या कहेंगे, कब से लाइन में लगे? रात के 2 बजे से। रात के 2 बजे। क्या खास है Apple 17 में जो कि आप लोग रात से खड़े हैं लाइन में लगने के लिए? इस बार डिजाइन चेंज हुआ, कलर मेरे पसंद का है। 2 बजे रात को 2 बजे। तो क्या कहेंगे इस बार कितना क्रेज है, क्या कुछ अच्छा लगा है? क्रेज तो बहुत है, लास्ट टाइम से ज्यादा ही भीड़ आई है, क्रेज तो आई है। 17 Pro Max ऑरेंज कलर मुझे लेने आया। सुबह रात के 8 बजे से वेट कर रहा था, अभी जाके नंबर मिला लगा है सुबह में। पिछले टाइम भी वही टाइम लगा था इस बार, इस बार मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लोग लाइन वाइज भेज रहे हैं, डिपार्टमेंट वगैरह अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर। iPhone 17 का डिजाइन, डिस्प्ले और फीचर्स, इन सब में बहुत कुछ नया है। कलर्स भी नए हैं और मजे की बात है कि iPhone 17 का ऑरेंज कलर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दिल्ली में अशरफ नाम के कस्टमर ने कहा कि फोन भले ही भगवा कलर का है, लेकिन देखते उनके मन को भा गया, इसलिए उन्होंने सारे कलर ऑप्शन छोड़कर इसे खरीदा।
मेरा नाम अशरफ है। अशरफ जी कहाँ से आए? मैं संगम विहार से आया। कब से लाइन में लगे हुए? मैं सुबह से ही लाइन में लगा हुआ था। यस। अच्छा, आपको पहला फोन मिला है आईफोन, कितनी एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है। क्या लगता है इसका ज़्यादा क्रेज है इस बार इस कलर का? हाँ, इस बार इस कलर का ज़्यादा क्रेज होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। तो इससे पहले भी आप कोई आईफोन यूज़ करते थे या? आईफोन ऑलरेडी वी हैव 16 प्रो मैक्स, तो अभी सॉरी 15 प्रो मैक्स है। 16 प्रो मैक्स पे मैं शिफ्ट इसलिए नहीं कर रहा था, कोई ऐसा ज़्यादा अपग्रेड नहीं था। तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे ज़्यादा अपग्रेड मिला, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे ज़मीन आसमान का फर्क मिला, तो इसलिए मैंने लिया। आईफोन के लिए लंबी लाइन, एप्पल स्टोर के बाहर भीड़ का नज़ारा आज पूरी दुनिया ने देखा। ये मैसेज भी पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत के नौजवानों की एस्पिरेशंस, उनकी डिमांड कितनी बदल चुकी हैं। एक ज़माना था जब एप्पल आईफोन पहले दुनिया के दूसरे देशों में लॉन्च होता था, भारत का नंबर कई हफ्तों के बाद आता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब दुनिया के सबसे ज़्यादा एप्पल आईफोन भारत में बनते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा एप्पल आईफोन भारत में बिकते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात। डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के ब्रिटेन के दौरे पर थे। ब्रिटेन से लौटने से पहले ट्रंप ने एक बड़ा धमाका किया। जब लंदन में ट्रंप के सम्मान में स्टेट डिनर दिया गया और उसमें लंदन के मेयर सादिक खान दिखाई नहीं दिए। सादिक खान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की लेबर पार्टी के लीडर हैं, तो भी उन्हें नहीं बुलाया गया। 9 साल से लंदन के मेयर हैं, इसलिए सादिक खान की गैर मौजूदगी की काफी चर्चा हुई। इसको लेकर ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने बिना लाग लपेट के साफ साफ लफ्जों में कहा वो सादिक खान का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि डिनर में सादिक खान को न बुलाया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उन्होंने खुद ब्रिटिश हुकूमत से कहा था कि उनके स्टेट डिनर में सादिक खान दिखना नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा उन्हें लंदन शहर पसंद था, लेकिन मेयर सादिक खान ने इस खूबसूरत शहर को तबाह कर दिया। वो लंदन के इतिहास के सबसे बुरे मेयर हैं। उनके राज में लंदन में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट की तादाद बढ़ गई है, इसलिए ट्रंप नहीं चाहते कि सादिक खान उनके सामने पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि लंदन के मेयर वहां हो। मैंने खुद कहा था कि उनको उस कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए। लंदन के मेयर सादिक खान दुनिया के सबसे खराब मेयर्स में से एक हैं। हाँ, कई मेयर खराब हैं। अगर आप शिकागो के मेयर को देखें, मुझे लगता है कि वो नाकामी के मामले में शिकागो के मेयर के बराबर ही हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खराब काम किया है। लंदन में अपराध आसमान छू रहे हैं। मेयर सादिक खान ने बहुत खराब काम किया है। अब प्रवासियों के मसले पर तो वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। मैंने कहा कि उनको वहां नहीं होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है मेयर उस कार्यक्रम में आना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो वहां मौजूद हों। मैं लंबे वक्त से उनको नापसंद करता हूं। आप देखिए कि लंदन पर, ब्रिटेन पर मुझे गर्व है। मेरी माँ स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी और जब मैं मेयर सादिक खान को खराब काम करते देखता हूँ, जैसे कि चाकूबाजी, गंदगी, कचरा, तो जाहिर है मुझे गर्व नहीं होता। मैं उनको अपने कार्यक्रम में नहीं देखना चाहता था। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट होगा जो साफ साफ बात करता है और इतनी क्लियरली अपनी बात कह देता है। सादिक खान के लिए ट्रंप की यह अदावत कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच पिछले कई साल से लड़ाई चल रही है। यह झगड़ा 2015 में शुरू हुआ था, जब न तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और न सादिक खान लंदन के मेयर थे। 2015 में ट्रंप ने मुसलमानों के अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। तब सादिक खान लेबर पार्टी के एमपी थे। उस वक्त सादिक खान ने ट्रंप को मुस्लिम विरोधी और हिंसा को बढ़ावा देने वाला करार दिया था। 2016 में जब सादिक खान लंदन के मेयर चुने गए तो ट्रंप ने सादिक खान को अपना आईक्यू टेस्ट कराने की सलाह दी। 2017 और 2019 में लंदन में हुए 2 आतंकी हमलों को लेकर भी ट्रंप ने सादिक खान को आड़े हाथों लिया था। इसकी वजह यह थी कि 2019 में जब ट्रंप ब्रिटेन के स्टेट विजिट पर आए थे तो सादिक खान ने
ट्रंप विरोधी प्रोटेस्ट की परमिशन दे दी थी। ट्रंप सादिक खान पर आरोप लगाते रहे कि वो मुसलमानों के लंदन में बसाने में मदद करते हैं, लंदन में बसे मुसलमानों की क्रिमिनल एक्टिविटीज पर पर्दा डालते हैं, जिसकी वजह से लंदन में अपराध बढ़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुसलमान इन्वॉल्व हैं। छुरेबाजी की घटनाओं में 20% का इजाफा हो गया है। लंदन में मुस्लिम इमिग्रेंट्स की बाढ़ आ गई है। पिछले 20 साल में लंदन में मुस्लिम आबादी डबल हो गई है। इनमें से 2/3 पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। सादिक खान के पेरेंट्स भी पाकिस्तान के ही हैं। लंदन से ही ब्रिटेन की इस्लामिक शरीयत काउंसिल चलती है, जो निकाह, तलाक और खुला जैसे मसलों पर फतवे जारी करती है। फिगर्स के मुताबिक ब्रिटेन में हुई 1 लाख इस्लामिक शादियों को रजिस्टर नहीं कराया गया। इसके अलावा सादिक खान पर लंदन के ग्रूमिंग गैंग्स पर पर्दा डालने का इल्जाम भी लगाया गया, जिसमें मुस्लिम इमिग्रेंट्स के गिरोह छोटी छोटी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के पेशे में धकेलते हैं। हालांकि सादिक खान का कहना है कि वो मुसलमान हैं, वो अश्वेत हैं, इसलिए ट्रंप उनको टारगेट करते हैं। सादिक खान लेबर पार्टी के एक ताकतवर नेता हैं। लंदन के इतिहास के वो इकलौते मेयर हैं जो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात तो सहमत हूं कि लंदन एक जमाने में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक था, लेकिन अब तबाह हो चुका है। लंदन दुनिया के सबसे सेफ शहरों में एक था, लेकिन अब यहां अपराध की भरमार है। मेफेयर जैसे सेंट्रल लंदन के इलाके में जब लोग होटल से या घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी घड़ी, अपना फोन छुपा लेते हैं। एक जमाना था जब लंदन में जाकर लोग अंग्रेजों से मैनरिज्म और एटिकेट सीखते थे, लेकिन अब लंदन में अंग्रेज कम और इलीगल माइग्रेंट ज्यादा नजर आते हैं। जब से सादिक खान मेयर बने हैं, लंदन में पाकिस्तानियों की भरमार हो गई है। अब तो सड़क पर चलते हुए या तो सामने से किसी लुटेरे के आने का डर होता है, या फिर पीछे से कोई पीठ थपथपाकर आपसे भीख मांगता है। लंदन वाकई में बदल गया है और ट्रंप की नाराजगी बिल्कुल जायज है। अब बात करते हैं राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा की। अंकल सैम ने एक बार फिर कांग्रेस को मुसीबत में डालने वाला बयान दिया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा ने कहा वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान उन्हें अपने घर जैसा लगता है। भारत सरकार को पाकिस्तान को सबक सिखाने के बजाय पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए, मुसीबत में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। सैम पित्रोदा ने कहा पाकिस्तान भले ही छोटा मुल्क है, लेकिन हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, हमारा खान पान रहन सहन एक जैसा है, इसलिए पड़ोसी से भारत को रिश्ते सुधारने चाहिए। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbors? They are all small. They all need help. They are all going through difficult times, and there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism, and all that is there. But at the end of the day, in that neighborhood, there is common gene pool. I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. They look like me, they talk like me, they like my songs, they eat my food. Okay? So I must learn to live with them in peace and harmony. सैम पित्रोदा के इस बयान को बीजेपी ने तुरंत पकड़ लिया। गौरव वल्लभ ने कहा कि यह बात जग जाहिर है कि सैम पित्रोदा राहुल के मार्गदर्शक हैं। पूरी कांग्रेस सैम पित्रोदा के विचारों पर ही चलती है, इसलिए अगर सैम पित्रोदा को पाकिस्तान अच्छा लगता है तो यह समझना चाहिए पूरी कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। सबसे पहले ये समझना चाहिए सैम पित्रोदा कौन है। वह व्यक्ति है जो पूरी कांग्रेस को दिशा देते हैं। तो उस व्यक्ति को जो पिछले 35 साल से कांग्रेस को दिशा दे रहा है, उस व्यक्ति को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। अर्थात राहुल गांधी को कांग्रेस पाकिस्तान घर जैसा लगता है।
सोनिया गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को पाकिस्तान घर जैसा लगता है, हमें तो घर जैसा नहीं लगता, हमें तो शत्रु देश लगता है। यही वही सैम पित्रोदा है जो कभी सिखों के लिए जिन्होंने उलझलूल बयान दिए, कभी देश में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करी, कभी देश के लोगों को अफ्रीका चाइनीज से कंपैरिजन करने की बात करी। ये पूरा एक षड्यंत्र है, जो देश विरोधी षड्यंत्र एक व्यक्ति देश के बाहर बैठ के रचता है और इन स्क्रिप्ट्स को कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर दिल्ली और देश के अन्य भागों में बोलते हैं। कभी कभी तो लगता है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की सुपारी ली हुई है। जब जब चुनाव होते हैं तो अपनी डायलॉगबाजी से राहुल गांधी को एम्बेरस करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने पंजाब के सिख विरोधी दंगों को लेकर कहा था, जो हुआ सो हुआ। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उन्होंने कहा था, भारत के लोग अलग अलग नस्लों के हैं, पूर्वोत्तर के लोग चीनी दिखते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब के लगते हैं और उत्तर भारत के लोग गोरे लगते हैं। फिर पार्टी ने उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान की मदद करने की अपील कर दी है। एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर सरकार पर हमला कर रही थी कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेला गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि पाकिस्तान से तो दोस्ती करनी चाहिए। अब लोग पूछेंगे, गुरु सही है या चेला? हालांकि आज पाकिस्तान से एक और वीडियो आया जिसकी बहुत चर्चा हुई। आज लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की फौज ने लश्कर के जिस हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया था, अब पाकिस्तान की फौज लश्कर के उस अड्डे को फिर से तामीर करने में जुटी है। 7 मई को हमारी सेना ने मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की फौज अब मलबे को साफ करके वहां फिर से नई बिल्डिंग खड़ी कर रही है। आज लश्कर के कमांडर कासिम ने वीडियो बनाकर यह दिखाया कि भारत के हमले में चकनाचूर हो चुके लश्कर के मरकज को फिर से आबाद करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इस वक्त मरकज तैयबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा, इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल व करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। लश्कर के आतंकी वीडियो पर विदेश मंत्रालय का भी रिएक्शन आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि आतंकी के वीडियो से पाकिस्तानी सरकार, वहां की फौज और आतंकवादियों के नेक्सस का फिर से खुलासा हुआ है। रणदीप जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान और दहशतगर्दी के इस गठजोड़ का पूरी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। The world is aware of the nexus between the terrorists and the Pakistani state and military. Such statements make it even more glaring. So this is how we look at the visuals that you talked about. You know our point. You know very well that we all have to fight cross-border terrorism and terrorism. We call upon the world that we have to strengthen and intensify our efforts to deal with terrorism in all its forms and manifestations. पाकिस्तान उस कुत्ते की दुम की तरह है जिसे कितने भी साल तक पाइप में डालकर रखा जाए वो सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान को भारत आतंकवाद के मामले में पिछले कुछ साल में 3 बार सबक सिखा चुका है। बालाकोट में स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अकल नहीं आई। पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अपनी आवाम को रोटी देने के बजाय आतंकवादियों के अड्डे बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है, जब तक पाकिस्तान सुधरता नहीं तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार का कहना है कि हर नौजवान को, लड़का हो या लड़की, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। ये जिंदगी में बहुत काम आती है। असल में
फिल्म स्टार अक्षय कुमार इस हफ्ते आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। फिटनेस के लिए जाने जाने वाले अक्षय ने कहा, स्कूलों में मार्शल आर्ट करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वो लड़कियों के लिए फ्री में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के स्कूल चलाते हैं और वो लड़कियों को इस तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हैं कि असली जिंदगी में ये उनके सेल्फ डिफेंस में काम आए। अक्षय कुमार ने जो कहा उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। मार्शल आर्ट आप सिखाते हैं लड़कियों को, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं? मैं जो ट्रेनिंग करता हूं वो एक मार्शल आर्ट की नहीं, बल्कि मैं उनको मार्शल आर्ट के साथ साथ मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मेरी जो स्कूल है सर, उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म पहन के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं करना। मैं अगर एक लड़की साड़ी पहन के काम में जाती है तो मैं उसको बोला हुआ तू साड़ी पहन के आएगी ट्रेनिंग करने। अगर तू स्कर्ट पहन के जाती है तो स्कर्ट पहन के आएगी, जीन्स पहनते जाती है तो जीन्स पहन के आएगी। बिकॉज ये तो हो नहीं सकता कि मैं उसको बोलूँ कि ट्रैक पैंट पहन के आना और मैं उसको कुछ ऐसे दाव पेच सिखा रहे हैं, हम लोग सिखा रहे हैं, एंड फिर जब अगर रियल जिंदगी में उसको ज़रूरत पड़े तो वो बोलेगी 1 मिनट मैं ट्रैक पैंट पहन के आ जाऊँ फिर करेंगे। तो माई वे ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी डिफरेंट। आई टीच ऑल द women in what kind of uniform they are in. अपनी फिटनेस और अपनी वेलनेस के लिए प्रसिद्ध फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने यंगस्टर को एक और सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। लगातार फोन की तरफ देखने और मैसेजिंग करते रहने से बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। मैंने कईयों को देखा है कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो लगे रहते हैं स्क्रोलिंग के ऊपर। एंड आई हैव सीन, लेट मी जस्ट टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हियर। अगेन आई एम नॉट गिविंग यू ज्ञान और एनीथिंग, बट इट डज अफेक्ट योर दिस बोन because you're always looking down. And if you see, there are a lot of people who are getting hump there, and which will actually, which is not good. So मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मत जाइए इतना कुछ, मत सोशल मीडिया पे इतना, ज़रूर देखिए जो कुछ आपको देखना है, बट कीप अ टाइमर विद योर सेल्फ। मैंने अपने बच्चों के लिए भी ऐसा किया हुआ है। माई डॉटर है, शी हैज़ अ टाइमर that she cannot see it more than this much because it's honestly हम इसे फिर है ना, मैंने देखा है सर कि बहुत सारे लोग सब इंडोर में ही रहते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, आउटडोर कोई खेलने नहीं जाता। आजकल आउटडोर गेम्स थोड़े काफ़ी कम हो गए हैं। आपकी अदालत के इस शो में सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, अपनी सक्सेस की बात की, कैसे उन्हें कभी वेटर का काम करना पड़ा, कभी स्टूडियोज के चक्कर लगाने पड़े, कभी नौकरी करने कनाडा चले गए। अक्षय कुमार ने बताया जब उनकी फिल्में सुपरहिट हुई, वो सुपरस्टार बन गए, तो उन्होंने सक्सेस को कैसे हैंडल किया। जब एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप हो गईं, तो उन्होंने इस फेलियर को कैसे हैंडल किया। अक्षय कुमार के अनुभव आपके बहुत काम आएंगे। आपकी अदालत का ये पूरा शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम सुपरस्टार अक्षय कुमार। जब मैं 7वीं कक्षा में फेल हुआ था, वो क्या इसमें तो बेटा तू बनना क्या चाहता है, तो मैंने कहा मुझे हीरो बनना है। डैडी मुझे भी सीखना है, मुझे भी इम्प्रेस करना है लड़कियों में। अगर सेट पर अक्षय से हाथ मिलाओ तो उसके बाद में अपनी अंगूठियां, अपनी घड़ी वो गिन देना चाहिए। ऐसी कोई नब्ज दबानी पड़ती है कि मैं आपकी भी घड़ी निकाल सकता हूँ और मैं किसी की भी घड़ी निकाल सकता हूँ। कभी अपनी वाइफ की घड़ी निकालने की कोशिश की है? मैं अगर वो कोशिश करूंगा वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी। आप चाहती है मैं आपको उठाऊं और हवा में घुमाऊं। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे। सोमवार से नवरात्र शुरू होंगे। देश भर में उत्सव का वातावरण होगा। जगह जगह गरबा पंडाल लगेंगे। अभी पंडाल में सजावट का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक विवाद शुरू हो गया। भोपाल के गरबा पंडालों में घुसने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ 5 नियम बना दिए गए हैं।
जो लड़के गरबा पंडाल में आएंगे उन्हें चंदन का टीका लगाना होगा, हाथ में कलावा बांधना होगा। पंडाल में घुसने से पहले भगवान बराह की पूजा करनी होगी और इसके बाद गंगा जल और पंचामृत पीना होगा। फिर देवी मां की मूर्ति के सामने आरती करनी होगी। इसके बाद ही गरबा में शामिल होने की परमिशन मिलेगी। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि चूंकि लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, गरबा पंडाल हिंदू बहन बेटियों से घुलने मिलने का आसान रास्ता बना दिया गया है। मुस्लिम लड़के उन्हें टारगेट करने के लिए पंडालों में आते हैं, इसलिए यह काम किया गया। आयोजकों का कहना है कि गरबा कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन है, इसलिए मुसलमानों का इसमें कोई काम नहीं है, इसलिए ये प्रबंध किए गए। पहले चरण में चंदन, हाथों में कलावा, इसके 12 अवतार है भगवान विष्णु का, जिसमें इन्होंने पृथ्वी को उठा रखा है। हमें लगता है कि अन्य धर्म इनके सामने झुकना पसंद नहीं करेंगे, पर जो आएगा उनको प्रणाम करेगा, इसका माता जी को प्रणाम करेगा। इस 5 चरणों का हमने यहाँ व्यवस्था की। गरबा जो होता है कोई मनोरंजन नहीं है जिसमें लोग जाए डीजे बजे और डांस करें। हम अन्य दूसरे धर्म के लोग हैं, इसको मनोरंजन मान के और कहीं ना कहीं वो आते हैं। जब हमारे भगवान में माता जी में आस्था ही नहीं है आपकी, तो मुझे लगता है आपको आना ही नहीं चाहिए। क्या होता है कि सब यहाँ मनोरंजन के माध्यम के लिए आते हैं और हमारी माताओं बहनों को गुमराह करके वो लव जिहाद का कहीं कहीं उनको माध्यम बना लेते हैं। बरा के अवतार हैं, अगर आप इनका पूजन करते हैं, पूजन के साथ साथ आप तिलक लगा के कलावा बांध कर अगर पहुंचते हैं और आधार कार्ड के साथ हमारे यहाँ पर उस चीज को बकायदे चेक करके एंट्री दी जाती है। आए दिन लव जिहाद के मैटर हमारे सामने आ रहे हैं। एक गरबा जो है ये एक बिल्कुल आसान तरीका होता है हमारी भोली भाली हिंदू लड़कियों को जाल में फांसने का। आप कलावा बांध के और टीका लगा के तो हमें मूर्ख बना के आ सकते हैं, लेकिन हमारे विष्णु जी के जो वराह अवतार हैं उनके रूप के अगर आप चरण स्पर्श करके और गंगा जल आपके ऊपर छिड़क कर और गौमूत्र का छिड़काव जब आपके ऊपर किया जाएगा तो आप स्वयं इस आयोजन से दूर हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने उस पर एतराज जताया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, त्योहारों के मौके पर भी बीजेपी के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। आरिफ मसूद ने कहा, वैसे तो हमारा देश मिलीजुली संस्कृति वाला है, इसलिए इस तरह की हरकत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आयोजकों को आपत्ति है तो गरबा पंडाल में मुसलमान लड़कों को जाना नहीं चाहिए। अगर कोई मुस्लिम लड़का फिर भी पंडाल गया और वहां उसके साथ कुछ गलत हुआ तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। देखो, हर वर्ष नवरात्रे आते हैं और बड़ा पवित्र दिन होता है नवरात्रे का। सबको इंतजार होता है कि नवरात्रे आएंगे तो खुशियां लेकर आएंगे और लोग आराधना में लगते हैं, मालिक को मनाने में लगते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक पूरा ओरा हो गया है कि कोई भी ऐसी चीज आएगी तो वो उसमें एक विवाद वाली स्थिति को खड़ा करना, बयान देना, ताकि उससे अलग हटके जाने का एक काम उनका क्रम बन गया है। एक बिना बात के एक मनमुटाव वाली स्थिति करते हैं, जबकि ऐसे समय में हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति नवरात्रे के दौरान लोगों की मदद करने, साफ सफाई रखाने में मदद करता। गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों? अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो? और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया, मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। और अगर वो जा रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो तो जो आप कर रहा हो वो आपको मुबारक। लेकिन बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुस्लिम लड़कों को किसने पंडाल में आने से नहीं रोका है, वो आए तो जरूर आए, अपनी बहनों और पूरे परिवार को लेकर आए, बस शर्त इतनी है कि गरबा में शामिल होने के जो रीति रिवाज हैं उनका पालन करें, फिर उन्हें कोई नहीं रोकेगा। गरबे में कोई भी आए हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अब तो हम सनातन धर्म का प्रचार बहुत बढ़ा रहे हैं, घर वापसी अभियान भी चला रहे हैं। जो लोग मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, अगर वो सनातन धर्म को फिर से स्वीकार करते हैं, वो देवी जी की प्रार्थना, आराधना, दुर्गा चालीसा का पाठ या वहाँ दुर्गा जी की आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और वो आकर अगर वहां पर अपने परिवार सहित भी आकर गंगा जल पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, गरबा में आए, खूब गरबा करें, खूब देवी माँ की आराधना करें, हिंदू बनकर खूब करे, कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हम कहेंगे कि अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ, साथ में माँ को भी लेकर आ, भाई को भी लेकर आ, भाभी को भी लेकर आ, अब्बा अब्बी को भी लेकर आ, क्योंकि सबको ही हिंदू बनाना है यार। कब तक तुम दाएं बाएं घूमते रहोगे? आज देवी माँ के लिए हाथ चलाना सीखोगे, ताली बजाना सीखोगे, जय दुर्गे माँ बोलना सीखोगे, जय श्री राम बोलना सीखोगे, कल जो तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो तुम्हारा डीएनए चेंज होगा, उनके अंदर ऑटोमेटिक वो हिंदू बन जाए। नवरात्र जैसे पवित्र त्योहार पर
इस तरह की मनमुटाव जैसी बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की नफरत भरी टकराव की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसके लिए वो असामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं जो मातृशक्ति की आराधना के इस पवित्र मौके का इस्तेमाल अपने बेईमान इरादों को पूरा करने के लिए करते हैं। पिछले कई सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जब मुस्लिम लड़के अपना नाम बदलकर, कलावा बांधकर गरबा में आए, छेड़छाड़ की। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण हालात बने, इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। आज एक दुख भरी खबर भी आई है। मशहूर असमिया सिंगर, हिंदी फिल्मों में कई हिट सॉन्ग गा चुके जुबिन गर्ग का आज सिंगापुर में निधन हो गया। सिंगापुर में जुबिन स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। इसी दौरान उनके सिर में गंभीर चोट लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। 52 साल के जुबिन गर्ग ने 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय भाषाओं में करीब 38,000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों में उनके सबसे हिट सॉन्ग गैंगस्टर फिल्म के थे। 2 दिन पहले जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने सिंगापुर गए थे। ये फेस्टिवल आज से शुरू होना था। कल उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उससे पहले ही आज उनकी मौत की खबर आ गई। जुबिन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शोक जताया। जुबिन की असम में मृत्यु को असम के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, जुबिन के पार्थिव शरीर को सिंगापुर से असम लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जुबिन गर्ग को इंडिया टीवी के पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके और उनके परिवार को, उनके मित्रों को ये दुख सहने की शक्ति दे।